कार्यक्रम बीच बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बीच बहस में खास चर्चा करेंगे बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट को लेकर और अब उस पर हो रही भारत में सियासत को लेकर, जहां पर आज बता दें आपको कि कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा और सलमान खुर्शीद ने ये बयान दिया कि भारत में भी ये माहौल बन सकता है, भारत में भी ऐसा हो सकता है कि पीएम आवास पर हमले हो जाए, वहां पर आंदोलनकारी घुस जाए और भारत में ऐसी स्थितियां बने जैसी बांग्लादेश में बनी है। हालांकि आपको बता दें 5 अगस्त का वो दिन जो कोई नहीं भूल सकता, बांग्लादेश के लोगों का ऐसा कहना है। बांग्लादेश के छात्र जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनके परिजन ये कह रहे हैं कि हम 5 अगस्त का दिन नहीं भूल सकते। 5 अगस्त को बांग्लादेश में हिंसा भड़की, वहां से प्रधानमंत्री शेख हसीना पद से इस्तीफा देकर भारत के लिए रवाना हुई और उसके बाद उनके दूसरे देशों में जाने की अटकलें भी तेज थी। हालांकि आपको बता दें 2 दिन से वो भारत में ही है क्योंकि क्लियरेंस उनका नहीं हुआ था, वो फिनलैंड या फिर लंदन किसी दूसरे देश जा सकती हैं। लेकिन ये जो आंदोलन है, ये जो प्रदर्शन है, पूरा आरक्षण को लेकर, 5 अगस्त को आरक्षण को लेकर हुए इस आंदोलन में छात्रों ने प्रदर्शन किया, पीएम आवास में वो घुस गए, वहां पर तोड़फोड़ मचाई। तस्वीरें भी लगातार सामने आई कि किस तरह से वहां पर लूटपाट मचाई हुई है। कोई वहां से सामान लेकर निकलता हुआ दिखाई दिया तो कोई शेख हसीना के कपड़े पहने हुए भी नजर आया। ये तस्वीरें वहां से सामने आई। दूसरे दिन यानी 6 अगस्त को जब ये सभी को उम्मीद थी कि शेख हसीना की रवानगी के बाद वहां पर शांति हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर वहां पर बहाल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पर हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए, उनके घरों को लूटा गया, उनकी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई, उनके व्यापारों को लूटा गया और लगातार वहां पर आगजनी और हिंसा की तस्वीरें कल यानी 6 अगस्त के दिन भी सामने आई। और उस पर आपको बता दें भारत में जहां पर विपक्ष पहले ये कहता नजर आ रहा था कि हम केंद्र सरकार के साथ है, जो भी आधिकारिक बयान सामने आएगा हम उसके साथ है, उसका समर्थन हम करेंगे। फिलहाल भारत सरकार अभी वेट एंड वॉच की पोजीशन में है क्योंकि जो बांग्लादेश की परिस्थितियां हैं वो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही हैं। ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शेख हसीना के भारत आने के बाद शांति होगी, लेकिन शांति नहीं हुई, इसलिए वेट एंड वॉच की पोजीशन में भारत। लेकिन अब वहां से जो यहाँ पर विपक्षी नेता है सज्जन वर्मा और सलमान खुर्शीद, उन्होंने जो बयान दिए हैं उनके क्या मायने निकाले जाएंगे, आज इस पर भी चर्चा करेंगे। और किस तरह से सीमाओं की सुरक्षा भारत सरकार कर रही है, भारत सरकार का अगला कदम क्या होने वाला, इन तमाम सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। गोपाल जैन जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच मौजूद है। गोपाल जी बहुत स्वागत है। जोगेश कुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार, और इसी के साथ संदीप पाठक जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच मौजूद है। संदीप जी बहुत स्वागत है। अशोक गौतम जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच मौजूद है। अशोक जी बहुत स्वागत है। और इसी के साथ सैफ मलिक जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच मौजूद है। सैफ मलिक जी बहुत स्वागत है। शुरुआत संदीप पाठक जी आपके साथ में करना चाहूंगी। 5 अगस्त, फिर 6 अगस्त और आज है 7 अगस्त, 2 दिन बाद भी बांग्लादेश की जो परिस्थितियां हैं वो सेम है। तब वहां पर जो हिंसा हो रही थी, जो आगजनी हो रही थी, जो प्रदर्शन हमने देखा, आज भी वही प्रदर्शन और वही आगजनी देखने को मिल रही है। लेकिन जो आरक्षण से एक आंदोलन शुरू किया गया छात्रों की ओर से, वो अब हिंदुओं पर आ गया, हिंदुओं को वहां पर टारगेट किया गया। जमात ने वहां पर, इस्लामी जमात ने हिंदुओं के घरों को तोड़ा, वहां के मंदिर, क्योंकि इस्कॉन मंदिर के पुजारी का कल एक वीडियो वायरल हुआ जो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाला, दिल को दहला देने वाला, बेहद बुरा वो लगा कि पंडित जी वहां के रो रहे हैं, पुजारी जी, और ये कह रहे हैं कि मदद की गुहार उन्होंने लगाई, वहां महिलाओं ने मदद की गुहार लगाई है। और अब हमारे भारत में जो सियासत हो रही है, जो कांग्रेस के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं कि भारत में भी ऐसा हो सकता है, कैसे आप इन चीजों को देख रहे हैं? देखिए ऋषिका बिल्कुल ठीक है, बांग्लादेश की स्थिति बहुत भयावह है अभी, और ख़ास तौर पे जो हिंदू लोगों पे जो आक्रमण हुए हैं वहाँ अल्पसंख्यक के तौर पे, वो बहुत ही शोचनीय और बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। वहाँ महिलाओं को बहुत बदतर स्थितियों में रोते बिलखते देखा है और इसके सब वायरल्स भी हुए हैं वीडियो। और जहाँ तक ये जो आरक्षण जो हुआ था, जो आरक्षण को लेकर आंदोलन हुआ था, जब वहाँ की जो सर्वोच्च परीक्षा है, जैसी हमारे यहाँ यूपीएससी होती है, उस तरीके की परीक्षा में भी जब वहाँ 30-30 पेपर लीक होने की जब खबरें आई और वो आरक्षण वहाँ से करते करते वो ट्विस्ट हो गया, बहुत अलग मोड़ ले लिया। हाँ। और इसलिए मतलब, और साथ में आपने जो कहा अभी कि शेख हसीना के भोपाल मतलब अपने इंडिया आने के, भारत आने के बाद शायद वो स्थितियाँ कुछ सामान्य हो सकती थी, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। इसके मायने मुझे ये लगते हैं कि ये अब समस्याएं अभी बहुत विस्तार ले चुकी हैं और इसमें अभी तुरंत में कोई ऐसा संभावना नहीं दिखती है
कि इतनी जल्दी कोई कंट्रोल होगा। बहुत उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रयास हमारे हो रहे हैं और भारत की जहाँ तक विदेश नीति का सवाल है, भारत की विदेश नीति इसमें बहुत सक्षम है निपटने में इस बात को, और कहीं से कहीं तक इसमें कोई दिक्कत नहीं, और बांग्लादेश बनने की स्थिति में भारत कभी नहीं रहेगा। क्योंकि लेकिन ये जो सज्जन वर्मा और सलमान खुर्शीद के ये जो बयान सामने आ रहे हैं, इन्हें आप किस तरह देखेंगे? देखिए, पहले तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी ये कहा था कि हम सरकार के बयान का इंतजार कर रहे हैं, सरकार जो कहेगी हमारा समर्थन सरकार के साथ है। सर्वदलीय बैठक हुई, वहां पर भी ये कहा गया। लेकिन अब कांग्रेस के जो दो नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं, किस तरह की राजनीति दर्शा रहा है? ये बिल्कुल मतलब अनियंत्रित विपक्ष जैसी स्थिति है। विपक्ष का अपने नेतृत्व का ही कंट्रोल नहीं रहा उस पर, क्योंकि जब तक कभी कोई भी राजनयिक मामलों में जब तक पक्ष और विपक्ष एक साथ नहीं होता है तो उस देश का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व ने तो कम से कम इस तरीके की बात नहीं की है, लेकिन सलमान खुर्शीद एक मतलब बड़े नेता हैं हालांकि, और जहां तक सज्जन सिंह वर्मा की बात है, उनसे ये अपेक्षित नहीं था क्योंकि इस मुद्दे पे इस तरीके की बात करना, क्योंकि ना तो कोई पीएम हाउस घुस सकता है हमारे यहाँ और ना इस तरीके की कोई घटनाएं घट सकती हैं। ये उन्होंने सिर्फ या तो अपनी न्यूज वैल्यू बढ़ाने के लिए कि कहीं खबरों में आ जाएं, या उनकी मंशा रही, क्योंकि इसमें कहीं कोई गंभीरता उनके बयानों में समझ में नहीं आती मुझे। ठीक है संदीप जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके जो बयान सामने आए उससे गंभीरता समझ नहीं आ रही है, लेकिन जो ये बयान हमारे भारत की राजनीति में दिए जा रहे हैं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि बांग्लादेश में जो परिस्थितियां, देखिए मैंने पहले भी कहा कि बांग्लादेश की जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं वो कल्पना से परे है। हमने पाकिस्तान से, श्रीलंका से, अफगानिस्तान से इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आती हुई देखी है, लेकिन कभी कल्पना नहीं की थी कि बांग्लादेश से ये तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। और इसी के साथ सैफ मलिक जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। ये जो दो नेताओं के बयान सामने आए हैं, इन्हें आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति को लेकर अगर हम बात करें तो ये कांग्रेस जो पहले राहुल गांधी कह चुके हैं कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार का हम समर्थन करेंगे, अब उसी कांग्रेस के जो दो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे भारत में ऐसा हो सकता है, पीएम आवास में ऐसा हो सकता है। कहीं ना कहीं हिंसा भड़काने के लिए ये जो जनता को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा भी अब कहा जा रहा है। देखिए, जहाँ तक इन दोनों नेताओं के बयान का सवाल है तो मैं इसको बहुत बचकाना बयान मानता हूँ कि इस वक्त जो हमारे एशिया महाद्वीप के जो हालात हैं वो इस तरह के बयान उसमें बिल्कुल उचित नहीं है। और हमारा जो भारत है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और हमारे यहाँ की जनता को जब भी कोई परिवर्तन करना होता है या व्यवस्था में बदलाव करना होता है तो वो अपने वोट के माध्यम से करती है, और कभी इस रास्ते पर जाने की तरफ कभी भी कोई ऐसा होता नहीं है। तो जो इन लोगों ने ये बयान दिए बहुत बचकाना बयान है, और ये जैसे हमारे साथी ने कहा कि हो सकता है एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन्होंने दिए हों, क्योंकि सलमान खुर्शीद पहले भी कई इस तरह के बयान देकर चर्चाओं में रहे हैं। जहाँ तक सवाल केंद्रीय नेतृत्व का है और सर्वदलीय बैठक में बात हुई है तो वहाँ जो लोग बैठे हैं उन्होंने यही कहा है कि हम केंद्र सरकार के साथ हैं। यही यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो ये हमलों की बात हो रही है तो ये भी बड़ी निंदनीय है, और वहाँ की जो कानून व्यवस्था सेना संभाल रही है उसको इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर कंट्रोल करना चाहिए। अब इसके दो कारण मुझको नज़र आते हैं जो मेरी नज़र में मैं सोचता हूँ। एक कारण तो जो सामने आ रहा है, अवामी लीग के जितने नेता हैं 29 नेताओं को अभी तक वहाँ पर कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। उसमें एक टीवी स्टार भी लड़का था, उसको भी मारा उसके फादर की वजह से। तो अभी जनता में आक्रोश अवामी लीग को है, शेख हसीना के जो सपोर्टर्स हैं, और हिंदू समुदाय को आमतौर से वहाँ पर शेख हसीना का सपोर्टर माना जाता रहा है। तो एक आक्रोश तो वो है। दूसरा जो आंदोलनकारी हैं उनका आक्रोश इस बात को लेकर भी हो सकता है कि चूंकि उनको पनाह भारत में दी गई है, वहाँ से बचकर वो सीधे भारत आई हैं, तो यहाँ के गुस्से को वो वहाँ कर जो रहवासी हैं उनके खिलाफ निकाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन बांग्लादेश की जनता को, बांग्लादेश को भारत ने हमेशा से सपोर्ट किया है, ऐसा कोई आक्रोश हमें पहले देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पर जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है सैफ मलिक जी, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, मंदिर, जो आपने बताया कि हो सकता है कि शेख हसीना यहाँ पर है तो एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट्स है वो वहाँ पर बढ़ रहे हो, इस वजह से हिंदू मंदिरों पर, हिंदुओं के घर पर ये जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं। लेकिन जो एक आंदोलन, आरक्षण को लेकर यह आंदोलन मात्र शुरू किया गया था, सेना प्रमुख ने बड़े ही सदे हुए शब्दों में वहां पर यह कह दिया कि हम अंतरिम सरकार वहां पर बनाने वाले हैं, इसके सपोर्ट में सब हो गए, विपक्षी दल बीएनपी वो भी सपोर्ट में। लेकिन जिस तरह से आरक्षण का जो आंदोलन हिंदुओं तक गया है, इसे किस तरह से देखें? क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो उनकी डिमांड थी सिर्फ आरक्षण को लेकर थी, मांग मान ली जाएगी, शेख हसीना भारत आ गई, अब वहां पर शांति हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर बहाल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेना को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए था। देखिए क्या है कि सिर्फ ये आरक्षण के आंदोलन तक सीमित नहीं था, क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले के बाद आंदोलन भड़का और उसके बाद
सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया, तो आंदोलन तो तभी ठंडा हो जाना चाहिए था। राहुल गांधी जी ने भी कल एक सवाल किया था शंकर प्रसाद जी से कि कहीं इसमें कोई विदेशी ताकतों का हाथ तो नहीं है, और उसमें सीधा सीधा निशाना पाकिस्तान और चीन की तरफ उनका इशारा था। और अब से 4 साल पहले का भी एक बयान काफ़ी चल रहा है, यूट्यूब वगैरह पे आ रहा है राहुल जी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को कोशिश करना चाहिए कि पाकिस्तान और चीन एक साथ ना आ पाए, नहीं तो आने वाले दिनों में बड़े हालात गंभीर हो सकते हैं। तो ये उसी का परिणाम मुझको कुछ लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें विदेश नीति के लोगों का हाथ है, जो कि बांग्लादेश की सत्ता को बेदखल करना चाहते थे, क्योंकि वर्तमान जो वहाँ पर हुकूमत थी बांग्लादेश में, वो भारत की दोस्त थी। शेख हसीना के और भारतीय प्रधानमंत्री के अच्छे संबंध थे, और दोनों देशों में बहुत अच्छे संबंध थे। और वहाँ जो है बांग्लादेश इस समय बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था, एक जो गरीब देश माना जाता था वो आर्थिक रूप से भी सक्षम हो रहा था। तो जहाँ तक मेरा सोचना है, इसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। चाइना की मदद से उन्होंने इस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जो ये आरक्षण वाला आंदोलन था उसको अपने काबू में किसी तरह कर लिया। और आज जो स्थितियां बदतर हो रही, क्योंकि चूंकि देखिए दोनों मांगें उनकी पूरी हो गई। आरक्षण को तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके यहाँ के ख़त्म कर ही दिया, वो जो मांग थी। दूसरे शेख हसीना भी इस्तीफा देके भारत आ गई। तो अब तो जो चाहते थे आंदोलनकारी वो सब कुछ उनकी मर्जी से हो गया है। अब तो उनको इस तरह से आक्रामक रुख अपनाना नहीं चाहिए था। लेकिन ऐसा लगता है कि जो उनके पीछे शक्तियाँ बैठी हुई हैं, जो उनको वहाँ से डोमिनेट कर रही, चला रही हैं, वो वहाँ पर अभी अराजकता का माहौल बना के रखना चाहती हैं। और ख़ास तौर से जो हिंदू लोग हैं, जो भारत के सपोर्टर माने जा सकते हैं, उनको किसी तरह निशाने पर लेकर भारतीय उपमहाद्वीप में एक अशांति का माहौल पैदा करना चाहते हैं। ठीक है सैफ मलिक जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो कारण है, ये जो फैक्टर्स है, वो उसके पीछे हो सकते हैं कि क्यों वहां पर हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है, और क्यों जो आरक्षण को लेकर से प्रदर्शन और आंदोलन किया जा रहा था वो अभी तक थमा नहीं, और लगातार आगजनी और हिंसा हम वहां पर देख पा रहे हैं, और लगातार जाने लोगों की जाती जा रही है, क्योंकि तस्वीरें वहां से जिस तरह की सामने आ रही है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक अब हो गई है। गोपाल जैन जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। देखिए, एक तो मैं इस पर भी प्रतिक्रिया पहले सभी लोगों से चाहूंगी, जिस तरह से जो 2 नेताओं के बयान सामने आए हैं, जहां उन्होंने कहा कि भारत में ये परिस्थितियां हो सकती हैं। दूसरा, अब क्योंकि बांग्लादेश में परिस्थितियां कुछ और है, बांग्लादेश और भारत के जो पहले रिलेशन थे, अब कहीं ना कहीं उनको लेकर भी तमाम जो चर्चाएं हैं, इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर भी, और इसके साथ ही जो सपोर्ट भारत का पहले रहा करता था बांग्लादेश को, उन सारी चीजों को लेकर भी। हालांकि भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वहां की सेना के टच में और जो विपक्षी दल है वहां पर बीएनपी के टच में हमारी भारत सरकार बनी हुई है। लेकिन अब क्या परिस्थितियां हमें देखने को मिलेंगी बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्तों की? मेरा इसमें सबसे पहले आपको मत ये कि सबको सद्बुद्धि दे भगवान, दोनों देशों को। और इन सारी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान और गजवाए हिंद का हाथ है। भारत में जब जब अशांति फैलाई जाती है, चाहे आप 78, 79 का आतंकवादी आंदोलन देखें या लिट्टे का आंदोलन देखें, इन सब के पीछे पाकिस्तान की मिशनरी, पाकिस्तान की संस्थाएं काम करती हैं, फंडिंग करती हैं। पता नहीं इन्हें भारत से क्या तकलीफ है। कांग्रेस के नेताओं को और पाकिस्तानियों को अपना घर संभाला नहीं जाता है, और वो भारत में इस तरह के, अगर इनको इतनी तकलीफ है, भारत में ऐसी स्थितियां देखना चाहते, तो इन्हें कम से कम पहले राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह को और अमीर खुसरो को पढ़ लेना चाहिए। हाँ। अगर भारत में इतना बुरा वो विचार रखते हैं इस देश को, तो कम से कम अमीर खुसरो को, अशफाक उल्लाह को तो एक बार पढ़ें, देखें उन्होंने इस भारत के बारे में क्या क्या सुंदर कल्पनाएं की थी। अमीर खुसरो तो ईरान इराक से 35 साल आके भारत में, मथुरा में सिर्फ इसलिए रहे कि उन्होंने सबसे पहले यहाँ ब्रिज भाषा सीखी 35 साल तक, और ब्रिज भाषा सीखने के बाद में पूरे भारत में उन्होंने अपनी शेर व शायरियां लिखी। लेकिन ये जो परिस्थितियां अब सामने आई हैं, इससे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते क्या होने वाले गोपाल जैन जी? अब बांग्लादेश के लिए तो भारत ने हमेशा त्याग बलिदान किया है। जब जब बांग्लादेश में अकाल पड़ा है, भारत ने उनको रसद भेजी है। और 71 में जब बांग्लादेश के अंदर कत्लेआम हुआ था, तो जान बचाने के लिए वहाँ की मुक्ति वाहिनी भारत ने भेजी, और बांग्लादेश को बचाने के लिए उस खून खराबे में मरने वाला सबसे पहला सैनिक ग्वालियर का था। और बांग्लादेश की इन स्थितियों को जो पाकिस्तान में बैठे हुए आका कर रहे हैं,
हमारे भारत में बैठे हुए सलमान खुर्शीद जैसे नेता, जिनको ना उनकी पार्टी पूछती है ना उनके घर वाले पूछते हैं, वो कुछ चंद बहकावे में आके देश के खिलाफ बोलते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को तो सिर्फ सद्बुद्धि भगवान ही दे सकता है। ठीक है। चाहते क्या करते क्या है। ठीक है गोपाल जी, अब यहाँ पर आपने सद्बुद्धि तो दोनों देशों के लिए मांग ली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश और भारत के रिश्ते हैं उनको लेकर भी तमाम चर्चाएं तेज है, क्योंकि एक्सपोर्ट को लेकर जब हमने G20 सम्मेलन पिछले साल भारत में जब आयोजित हुआ था, तब एक ऑब्जर्वर देश के तौर पर बांग्लादेश को आमंत्रित किया गया था। उस समय पर वर्ल्ड बैंक ने यह बताया था कि दोनों देशों को इससे फायदा होने वाला है, क्योंकि एक FTA जो समझौता है वो दोनों के बीच में हुआ था। अब ये जो परिस्थितियां सामने आई, इसके बाद उस पर क्या असर पड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है अशोक गौतम जी। और इसके साथ ये जो दो नेताओं के बयान आए, इस पर तो आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए ही ना। और देखिए, अब बांग्लादेश में जिस तरह की परिस्थितियां है, जो तस्वीर सामने आ रही है, हिंदुओं को जो टारगेट बनाया जा रहा है, ये बेहद चिंताजनक हो गया है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है। सरकार का, भारत सरकार का अब अगला कदम क्या होने वाला है, क्योंकि अभी भारत सरकार ने इसको लेकर वेट एंड वॉच की पोजीशन में, जैसे मैंने पहले कहा, अभी ऐसा आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से अभी सैफ मलिक जी भी जिसका जिक्र कर रहे थे, क्या वाकई ये कारण हो सकते हैं जो जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि शेख हसीना भारत में है, भारत ने उन्हें पनाह दिया, और क्या अगर वो ज्यादा और यहाँ पर रुकी तो और ज्यादा वहां पर हिंसा भड़कने की आशंका जताई जा रही है? मलिक साहब ने कहा, एक कारण तो यह है कि वो यहाँ पे शेख हसीना जी आ गई हैं। दूसरा कारण है कि वो हिंदूवादी को ज़्यादा प्राथमिकता देती थी। शेख हसीना बहुत अच्छे संबंध थे, 15 साल से शासन कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी जब 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश बना था, उस वक्त 23% हिंदू थे, बाकी मुसलमान थे। आज की तारीख में 7.95% हिंदू बचे हैं, बाकी सबको या तो भगा दिया या उनको कन्वर्ट कर लिया या वो कहीं भी चले गए। आज की तारीख तीसरी बात ये कह रहा था मैडम मैं कि हमारे देश की जो सेना है वो देश के प्रति समर्पित है, नेताओं के प्रति नहीं है। दूसरे देशों में जैसे पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, यहाँ पे क्या नेताओं के प्रति समर्पित सेनाएं हैं, देश को उनको कोई लेना देना नहीं है। ये जो चीफ आर्मी थे, ये भी शेख हसीना के बहनों ही थे। ये कभी भी चीफ आर्मी नहीं बनते अगर इनका हाथ उनके ऊपर नहीं होता। ये खास तौर से इसलिए बन गए क्योंकि ये उनके बहनों ही हैं, और वो जो बहनों जब तक उनको फायदा मिला उन्होंने रखा, और जब नहीं मिला तो उसको बैकआउट करके सारी सुविधाएं कह दी। छात्र आ रहे हैं, आप तुम देश को छोड़ दो, कहीं भी जाओ, 1 घंटे का समय आपके पास। वो अपने 30 बैग लेकर के गाजियाबाद में हिंडन में आके रुकी हुई हैं। दूसरे हमारे मुस्लिम भाइयों को 56 देश हैं, कोई भी देश उनको 57 इस्लामिक देश है, इस्लामिक देश, कोई देश उनको शरण नहीं दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल ये एक सोचनीय विषय भी है, क्योंकि 57 इस्लामिक देश हैं और भारत में अगर शेख हसीना आकर रुकी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा सुरक्षित खुद को यही महसूस कर रही होगी और वो इसीलिए वो यहाँ पर आई है। लेकिन भारत में शेख हसीना को पनाह मिली है, इसकी वजह से क्या एक बड़ा कारण है जो हिंदुओं को वहां पर टारगेट किया जा रहा है, या फिर इसके पीछे की स्ट्रेटेजी कुछ और है? इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे बीच एक और मेहमान आ चुके हैं, योगीराज योगेश जी, बहुत स्वागत है सर आपका। और आप ही के पास मैं आ रही हूँ इस सवाल के साथ, क्योंकि अब जिस तरह से बांग्लादेश की तस्वीरें सामने आ रही है, कल्पना से परे, इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी, क्योंकि हमने ऐसी तस्वीरें आती हुई देखी है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। बांग्लादेश से ये जो तस्वीरें सामने आई है, किस और इशारा कर रही है और क्या एक बड़ा कारण रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं शेख हसीना जब से सत्ता में है, अगर इस आंदोलन को पहले कंट्रोल किया जा सकता था, जैसे कि कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने लगातार छात्रों की मांग को नेग्लेक्ट किया, एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है। और उसके बाद जिस तरह से उनको पहले टाइम दिया गया कि आपके पास 1.5 घंटे का समय है, आप चले जाइए, आपको जहां जाना है। अमेरिका से उन्हें उम्मीद नहीं थी, भारत वो आई हैं और अब लंदन या फिर फिनलैंड जाने की फिराक में वो हैं। हालांकि क्लियरेंस अभी उन्हें नहीं मिल पा रहा है वीजा को लेकर और सारी चीजों को लेकर भी। अब वो कहां जा सकती हैं और नेक्स्ट स्टेप अब बांग्लादेश में क्या होने वाला है सरकार को लेकर भी? क्योंकि सेना प्रमुख ने ये कह दिया है कि हम अंतरिम सरकार बनाएंगे। बीएनपी जो वहां पर विपक्षी दल है, उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं तो दी थी, लेकिन जो आंदोलन था वो अभी तक थमा नहीं है। क्या स्ट्रेटेजी इसके पीछे हो सकती है? देखिए, एक ही स्ट्रेटेजी है और ये कोई कल्पना से परे कोई बात बिल्कुल नहीं थी। इन लोगों से ऐसी ही उम्मीद पहले भी की जाती रही और भविष्य में भी ये यही करेंगे। ये कोई नया नहीं कर रहे। एक एक करके पहले अपने देश बनाओ,
और जब अपने देश बन जाए तो आपस में लड़ो। ये घर फूंक के तमाशा देखने वाली कौम है। इनको न अपने देश से कोई मतलब है, न इनको देश की इकोनॉमी से मतलब है। केवल लुटेरे और पिंडारियों के लोग हैं जो आके सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं, और उसी यही इनकी स्ट्रेटेजी पूरे वर्ल्ड में है। और पूरे वर्ल्ड में ये धकेलाए जा रहे हैं, ये लतियाए जा रहे हैं, बावजूद इनको शर्म नहीं आ रही। अब आप बताइए, जो बांग्लादेश इन सारे मुस्लिम कंट्रियों में इकोनॉमिक स्थिति में सबसे बेहतर स्थिति में था, लेकिन उन लोगों को ये भी हजम नहीं हो पा रहा कि देश यदि तरक्की कर रहा है तो वो तरक्की भी उनको बर्दाश्त नहीं। ये कैसे संभव है कि एक छोटा सा छात्र आंदोलन इतना उग्र रूप ले ले, और छात्र आंदोलन के चक्कर में ये कौन सी समझदारी है कि जेल तोड़ के आतंकवादी रिहा कर दो आप? ये छात्र तो आंदोलन नहीं था। या प्रधानमंत्री आवास में घुस जाए और जिसको जो मिले पंखा, टीवी सेट, सोफा सेट सब ले भागे आप। ये कौन सा आंदोलन है? ये मानसिकता है। ये वो मानसिकता है, जिहादियों की जो मानसिकता है, जो कट्टरपंथियों की मानसिकता है, जो काबिज होना चाहते हैं सत्ता पर, और सत्ता पर काबिज होने के बाद फिर वही तमाशा उनका आपस में लड़ने का। ये पूरी के पूरा विदेशी ताकतों का दखल कहा जा रहा था वो हो सकता है, क्योंकि जयशंकर जी ने ये जवाब दिया था कि अभी फिलहाल ऐसा कोई इनपुट नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने एक नेता का जिक्र किया था जिसने अपना पोस्ट बदला था, जो हिंसा को समर्थन देने वाला पोस्ट था। तो ये मान सकते हैं कि विदेशी सपोर्ट बांग्लादेश के विपक्षी दल और सेनाओं को मिला है, तभी ये आंदोलन इतना भड़का है। कोई भी विदेशी आपके यहाँ तभी दखलंदाजी करता है जब आप भुखमरी की कगार पर पहुंच जाते हैं या भीख मांगने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। आप ऐसी स्थिति क्यों निर्मित करते हैं कि विदेशी ताकतें आपके यहाँ आए और वो सपोर्ट करें? आप आत्मनिर्भर होने ही नहीं चाहते। आपके मन में सिर्फ ये लूटो, खाओ और मजे करो आप, और जब खजाना खत्म हो जाए तो फिर विदेशियों से सहायता लेने लग जाओ। आज चाइना है, आसपास के सारे लोगों को मदद कर रहा है, तो ये मदद की स्थिति क्यों बनी आपकी? क्योंकि आपने आत्मनिर्भर बनाने की बजाय अपने देश को लूटना उचित समझा। और जब आप लूटते हैं, फिर कटोरा मांग के भीख लेने खड़े हो जाते हैं, तो फिर विदेशी ताकतें आ जाती हैं। और विदेशी ताकतें तो मौके ही ताड़ती हैं कि कैसे इनके देश में घुसपैठ की जाए, कैसे अपना उल्लू सीधा किया जाए। तो विदेशी ताकतों को मौका इन्हीं लोगों ने दिया, इनको मजा आता है उसमें। और मैंने बार बार यही कहा कि ये चाहते ही नहीं कि इनकी देश की तरक्की हो। मैंने एक लाइन में ही कहा कि ये घर फूंक के तमाशा देखने वाले लोग हैं, और ये यही करेंगे, चाहे इनके 56 देश बन जाएं, चाहे 57 देश बन जाएं। जब ये देश बन जाते हैं, दूसरों से लूटपेट जाते हैं, तो फिर आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है इनकी। तो जब तक ये उदारवादी सोच में नहीं आएंगे, जब तक इस देश में इस सोच में नहीं आएंगे कि इस लड़ाई झगड़े मारपीट के आगे भी कोई दुनिया है, जियो और जीनो दो की भी कोई दुनिया है, आप भी चैन से रहो, दूसरों को भी चैन से रहने दो। जब तक आप इस सिद्धांत पे फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आप ऐसी लूटपाट मचाएंगे और ऐसे ही लूटते पिटते रहेंगे। लेकिन अब हमारे यहाँ भारत में भी कुछ नेता ऐसे बयान दे रहे हैं कि अब बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बाद भारत का नंबर है, पीएम आवास में आंदोलनकारी घुसने वाले हैं। भारत के ये नेता उन्हीं के समर्थित लोग हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये भारत में पहली बार नहीं हुआ। भारत में ये कोशिशें हो चुकी हैं। शाहीन बाग क्या था? लाल किले पर आपने खालिस्तान का झंडा फहरा दिया, आपने छोटी मोटी बातें किया। बिल्कुल, ये वही आंदोलन था, लेकिन यहाँ की एक मजबूत सरकार के आगे टिक नहीं पाए। और अभी भी हिंदुस्तान को न चाइना से खतरा, ना अमेरिका से खतरा, ना भारतीय चाइना से डरता, ना अमेरिका से डरता। भारत को असली खतरा आस्तीनों के सांप से, जो देश में दूसरों के नाम पर देश की सुविधा ले रहे हैं और देश विरोधी काम कर रहे हैं। असली चैलेंज भारत के लिए वो लोग हैं। ये अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, इनकी हिम्मत नहीं है कि भारत पे कभी कुछ मुंह उठा के भी देख लें। बिल्कुल ठीक कह रही योगीराज जी। कहीं ना कहीं ऊंची राजनीति भारत में जिस तरह से की जा रही है और ऐसे अनर्गल बयान जो सामने आ रहे हैं, भड़काऊ बयान, इसको लेकर विपक्ष, क्योंकि ममता बनर्जी की अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी है कि नेता ऐसे भड़काऊ बयान से बचें, वो ऐसे हिंसा वाले बयान से बचें, क्योंकि पश्चिम बंगाल की स्थिति भी ठीक नहीं है, वहां पर भी हिंसा लगातार होती आई। और ऐसे में शुभेंदु अधिकारी ने जो बयान दिया था कि 1 करोड़ जो हिंदू है वो पश्चिम बंगाल आने वाले, इसको लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से बात करें, तमाम ऐसे बयान सामने आए। पर विपक्ष इसमें सरकार का समर्थन करता हुआ नजर आया। लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने यह बयान दिया है, कहीं ना कहीं योगेश जी, ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शा रहा है। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता, जिसे बांग्लादेश के संविधान में, जब संविधान वहां का बना तब धर्मनिरपेक्षता एक जो 4 कोर वहां करते थे, तो धर्मनिरपेक्षता जो था वो उसमें इंक्लूड था।
सरकारें बदलती गई, कोई लेकर आया इसे, किसी ने हटाया, लेकिन 2011 के बाद जब शेख हसीना आई तो धर्मनिरपेक्षता को उन्होंने वापस से संविधान में इंक्लूड किया। लेकिन धर्मनिरपेक्षता जो एक शब्द है, ये एक चिड़िया बनकर रह गया सर। वहां पर कभी धर्मनिरपेक्षता के व्यवहार नहीं दिखाई दिया, इसे कभी व्यवहार में लिया नहीं गया, और अब जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है तो ये साफ तौर पर जाहिर हो गया। देखिए, बांग्लादेश का जो निर्माण है या बना है, सभी ये भारत के ही पार्ट थे। 1971 में एक्चुअली में पाकिस्तान से जो लड़ाई हुई उसमें बांग्लादेश अलग हुआ और उसमें भारत का सहयोग रहा बांग्लादेश के लिए। और उसी सहयोग के कारण अगर वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो जब किसी का सहयोग रहता है तो उसकी बात मानना लाजमी है। तो धर्मनिरपेक्षता यहाँ की सरकार या यहाँ की जो सोच रही है उसको उन्होंने उस समय उसको तवज्जो दिया, लेकिन अब उसको फॉलो करते हैं कि नहीं, ये तो वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की जो सिस्टम है वो जाने। जहाँ तक दो राजनेताओं का नाम आ रहा है, सलमान खुर्शीद साहब और सज्जन सिंह जी। सलमान खुर्शीद जी कोई बच्चे नहीं हैं, वो बहुत ही मैच्योर्ड कांग्रेस के बड़े नेता हैं और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जाने माने और विद्वान वकील हैं। अगर वो ऐसे बयान दे रहे हैं तो उसको हल्के में नहीं ले सकते, ये बचकाना बयान नहीं है। इस बात के लिए मैं सैफ अली साहब से इत्तेफाक नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि ये 2004 में इसी भोपाल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI साहब आए थे, RC लोहाटी साहब, उनका एक दिन का स्पीडी जस्टिस का कार्यक्रम हुआ था। वो बात मुझे याद आती, उस प्रोग्राम में मैं भी शामिल था। उन्होंने ये कहा था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में, तहसीलों में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता वकील भी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वालों से कहीं ज्यादा विद्वान सोच विचार वाले हो सकते हैं। ये चीज मुझे आज समझ में आ रहा है, ये पॉसिबल दिख रहा है मुझे। अगर ये कह रहे हैं कि सलमान खुर्शीद जी बचकाना बयान दे रहे हैं तो तहसील में जो हमारे वकील भाई हैं वो ज्यादा बेटर है, मतलब कम से कम उन्हें तो इतना बुद्धि विवेक है। दूसरी बात, सज्जन सिंह जी ने सज्जन वर्मा जी जो कह रहे हैं वो मध्य प्रदेश से पर्सनली पीड़ित हैं, यहाँ से जो उनकी अभी दुर्गति कांग्रेस की हुई है तो वो उससे। लेकिन ये जो पर्सनली पीड़ित है या फिर अपने व्यक्तिगत बयानों को इस तरह से देना जरूरी है क्या, जब हम देख रहे हैं कि इतनी टफ जो सिचुएशन है वो बनी हुई है, भारत के लिए एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी है। भारत के लिए इसलिए भी बड़ी चुनौती है क्योंकि ये उसके दूरगामी परिणाम नहीं जानते। मेरा ये कहना कि अभी सलमान खुर्शीद जी ने ये बोला, मेरा कहना है कभी नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी चीज, अगर सलमान खुर्शीद जी ने ऐसा बोला है तो जो भी उस समुदाय संप्रदाय से बिलोंग करते हैं उसका उनका घोर विरोध करना चाहिए। ये इसलिए जरूरी नहीं है कि वो अपनी देशभक्ति को प्रकट करें, लेकिन वो इसलिए भी जरूरी है कि इस देश में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मुस्लिम तादाद इंडिया में रहने वाली वो है, और सबको कटघरे में खड़ा करना ये इतनी बड़ी नाइंसाफी होगी कि बिल्कुल गलत। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कुछ लोगों के कारण अगर मान लीजिए कोई सिनेमा घर में सिनेमा चल रहा है, गदर फिल्म चल रही है और कोई तलवार लहरा दे तारा सिंह के डायलॉग पे, तो उसके लिए पूरे भोपाल को तो नहीं कटघरे में खड़ा किया जा सकता। बिल्कुल। लेकिन जिसने ऐसा किया है उसको हम हीरो भी नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहीं ना कहीं इस तरह के जो बयान सामने आए हैं और वो भी इन परिस्थितियों में जब भारत के लिए सामने एक बड़ी चुनौती है, सीमा को लेकर भी कहीं ना कहीं चिंता जाहिर की जा रही है। हालांकि सेना की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से ये कह दिया गया है कि सीमा सुरक्षित है, वहां पर फोर्स बढ़ा दी गई है और वहां पर निगरानी की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं चिंताएं यहाँ पर बढ़ी हुई है। संदीप पाठक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। और देखिए, क्योंकि हिंदू आबादी को लेकर हम बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो एक डाटा भी हमारे पास है। देखिए, सालों की अगर बात करें तो 1974 से मैं अगर आपको बताऊं, मुस्लिम आबादी बांग्लादेश में तब 85% थी और हिंदू आबादी 13% थी। ये बताना चाह रही हूँ कि कैसे कैसे घटती गई। 2011 की अगर हम बात करें तो तब 89% मुस्लिम आबादी हुई और हिंदू आबादी 10% बची। इसके बाद 2023 की अगर हम बात करें तो 91% मुस्लिम आबादी और फिर वो घटकर आ गई 7.96%, यानी 8% के आसपास हिंदू आबादी। मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ती गई है।
हिंदू आबादी लगातार घटती गई है। शेख हसीना की अगर हम बात करें, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष जो है ये शब्द वही संविधान में 2011 में वापस लेकर आई, उन्होंने इसको व्यवहार में लाने की बात कही, लेकिन उनके 15 साल के शासन में भी हमने देखा कि हिंदू आबादी लगातार घटती गई। किस और इशारा ये कर रही? हिंदू आबादी वहां पर घटी और अब उनको टारगेट भी किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन के पीछे की स्ट्रेटेजी है वो कुछ और है, रणनीति कुछ और है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। विश्व पटल पे आप देखिए, सबसे ज्यादा अगर भारत के बाद अगर भारत की बात अपन हट के कहेंगे, सब जगह हिंदू आबादी सफरर है। क्योंकि आप देखिए कि हिंदुओं की आबादी किसी भी मुस्लिम राष्ट्र में कहीं भी बढ़ी नहीं है। मतलब शायद ऐसे आंकड़े कहीं नहीं होंगे और अपवाद स्वरूप कोई हो तो बात अलग है, पर मेरी जानकारी में ये है कि कहीं ऐसा नहीं है। और बांग्लादेश के जो आपने डाटा अभी बताए, वो वहाँ का एक स्ट्रेटेजिकल उनका जो, क्योंकि एक प्रकार से वो मुस्लिम देश ही है और मुस्लिम बहुसंख्यक है वहाँ पे, और उनका वो तो आप अपने उसको अपने देश से भी आप देख लीजिए कि हमारे देश में भी आबादी तुलनात्मक तौर से अगर डाटा आप देखेंगे तो बढ़ी है। तो या तो वो उनके मजहबी तौर से जो उनके इस्लामिक उसमें जो लिखा हुआ है कि जनसंख्या नियंत्रण पे उनका वो मतलब वो नहीं है, या वो कारण है, या उनका कोई इंटरनल उसमें वो है मतलब ओपिनियन होगा। इसीलिए उनकी आबादी का मैं ग्राफ देखता हूँ कि वो हर जगह बढ़ रहा है। रही बात हिंदुओं की, तो हिंदुओं को इतने सहिष्णु है और इतने अपरिग्रह रूप से जीने वाले मतलब कौम है ये। और धर्मनिरपेक्षता की जहाँ तक आपने बात कही, धर्मनिरपेक्षता के सही मायने में तो जो वसुदेव कुटुंबकम की जो मतलब हमारी आस्था है, वो हिंदू आइडियोलॉजी से सनातन धर्म से ही शुरू हुई है। तो वो आइडियोलॉजी के कारण जब उसको मानना नहीं मान पाने की परिस्थितियां नहीं बनती हैं, वो व्यापारिक व्यवसाय और जीविका के लिए जब हिंदू माइग्रेट होकर शिफ्ट हुए हैं, तो वास्तव में उन लोगों की वहाँ स्थितियां बहुत खराब होती हैं। और वो ऐसी स्थिति हो जाती है, ना तो उनको अपने राष्ट्र की तरफ वो जब देखते हैं तो ना यहाँ से उसको, क्योंकि राजनयिक जब संबंधों की बात आती है तो इंटरनेशनल चीजें सामने आ जाती हैं, वो नियम कानून लागू हो जाते हैं, तो बढ़ चढ़ के कोई 1 by 1 इंटरफेयर भी नहीं कर पाता है। इसलिए बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि हमारी कम्युनिटी को कहीं जब हिंदू कम्युनिटी को दिक्कत हुई तो उसको माइग्रेट करके लाने में भी दिक्कत होती है। आज वहाँ इतना सफर कर रहा है, लेकिन इसका ये मायने बिल्कुल नहीं है कि हमारी विदेश नीति या राष्ट्र नीति कहीं से भी कहीं का मतलब कमजोर या कोई उसमें लेकुना है, और पूरी तरह से उस पर नजर रखी हुई है और भारत सरकार, और निश्चित रूप से हमारे हस्तक्षेप बढ़ेगा और वहाँ की स्थितियां बेहतर होंगी। ठीक कह रहे हैं, हस्तक्षेप बढ़ेगा और वहाँ पर प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। चिंताजनक है, विदेश मंत्री ने ये कहा भी कि वहाँ पर बात हुई है कम्युनिटी से और सुरक्षित प्रदान करने को उन्होंने कहा हिंदू परिवारों को। लेकिन क्या यही कारण एक हो सकता है सैफ मलिक जी, क्योंकि ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं अबुल बरकत जिनका नाम है, उन्होंने हाल ही में एक बुक लिखी है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्मिंग एग्रीकल्चर। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि आने वाले 30 सालों में बांग्लादेश से हिंदू आबादी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब वहाँ की आबादी कम होगी और क्यों होगी इसके बारे में तो मैं आपको कुछ इसलिए नहीं बता सकता कि मेरा कोई ऐसा अध्ययन वहाँ है नहीं। बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा तो पता चलेगा कि आबादी क्यों घटी और दूसरी आबादी क्यों बढ़ी। और हो सकता है कि कुछ लोग माइग्रेट करके भारत की तरफ वहाँ से आए हों, और भी कारण हो सकते हैं, जैसे हमारे साथी पाठक जी ने कहा जनसंख्या नियंत्रण की वजह से भी हो सकता है। लेकिन जब तक कि अब उसका अध्ययन न किया जाए और उसके तह तक न जाया जाए तो अपन इस बारे में कुछ कह नहीं सकते कि आबादी क्यों घटी और दूसरे समुदाय की आबादी क्यों बढ़ी। और जहाँ तक वो लेखक का सवाल है, तो अब वहाँ की क्या परिस्थितियाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि वो वहाँ की क्या परिस्थितियाँ हैं और किन कारणों से उन्होंने वो लिखा है, इस पर तो मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं कर पाऊंगा कि मुझे इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं। ठीक है। और सवाल वो है, तो भारत का जहाँ तक हमारा सवाल है कि भाई हम सैन्य दखल अंदाजी नहीं कर सकते, लेकिन हम कूटनीतिक तौर पर एक सख्त रवैया अपनाते हुए हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको वहाँ बात करना चाहिए। इस वक्त जो भी सब कमान संभाले हुए हैं सेना कि हमारे यहाँ के जो हिंदू भाइयों की जो हमारी आबादी है उसको हर तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए और उसको प्राथमिकता के आधार पर वहाँ पर उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। और जो भी इस तरह के दोषी लोग हैं उनके खिलाफ, जिस तरह के, सब लोग तो एकदम ऐसे नहीं होते, कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की हरकतों में शामिल होते हैं, तो उनके खिलाफ वहाँ के प्रशासन को कठोर कार्रवाई करते हुए उन पर बंदिश लगाना चाहिए, उनको बंद करना चाहिए। और उनके जो हमारे हिंदू भाई उनकी सुरक्षा के लिए जो भी कड़े से कड़ा कदम वहाँ का जो शासन प्रशासन संभाला इस वक्त उनको करना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा और ख़ासतौर से योगी राज जी को यहाँ एक जवाब देना चाहता हूँ मैं कि हम यहाँ बांग्लादेश पर चर्चा कर रहे हैं
और उन्होंने जो बात करी वो पूरे एक समुदाय और एक धर्म को लेकर टारगेट की, 57 देशों की बात की। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि आज से 2 साल पहले श्रीलंका में भी इसी तरह का एक आंदोलन हुआ था, जहाँ जनता सड़कों पर उतरी उन्होंने थी। उन नेताओं के परिप्रेक्ष्य में की है जिन 2 नेताओं के बयान सामने आए, बयान की बात सलमान नहीं, खुर्शीद एक मिनट बात, और मैडम, सज्जन वर्मा जी। बात वो नहीं हो रही। उन्होंने हाँ। सीधे सीधे कौम को टारगेट करते हुए कहा हाँ। कि ये लुटेरी कौम है, ये पिंडारी कौम है, ये जहाँ रहते हैं ऐसे ही करते हैं, हाँ। और इनका ये लक्ष्य और ये सब लूट के चले गए, ये करके चले गए। तो मेरा कहना है कि अपने श्रीलंका में जो 2 साल पहले हुआ, वहाँ तो ये कौम थी नहीं, वहाँ तो जनता, आम जनता सड़कों पर उतरी थी, उन्होंने लूटपाट की थी। तो जब जन आक्रोश आता है ना, तो वो धर्म मजहब से उसका कोई ताल्लुक होता नहीं है। और कोई भी देश की शासन जब एक लंबे समय तक, तो ये जो हम बात कर रहे हैं, योगी राज जी से मैं इसका जवाब ले रही हूँ, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से जो आरक्षण का आंदोलन हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ये क्या कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई कूटनीति? आप वहाँ के वीडियोस देखिए, हिंदू मंदिरों में इस तरह से इस्कॉन मंदिर के पुजारी रो रहे हैं, बिलख कर वो एक उनका वीडियो वायरल हुआ है। उससे मेरा इनकार नहीं है कि उन पर हमला हो रहा है। नहीं, इसके पीछे कूटनीति स्ट्रेटेजी है या नहीं है? नहीं, कूटनीतिक स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है। देखिए, कूटनीतिक होती तो ये चीज पहले दिन से शुरू हो जाती। हाँ। ये आंदोलन तो शुरू हुआ था आरक्षण को लेकर, लेकिन मैंने आपसे यही कहा कि कुछ ऐसी विदेशी शक्तियां हैं जो नहीं चाहती कि भारत इसमें शामिल ना हो। वो किसी भी तरह भारत को उकसा करके इसमें शामिल कराना चाहती हैं, ताकि महाद्वीप में एक अस्थिरता का माहौल पैदा हो। और ये सब लोग ऐसे नहीं होते। आंदोलनकारी जितने लोग थे, जिन्होंने आंदोलन को खड़ा किया और मैदान में आकर आंदोलन किया, वो कोई हिंदू विरोधी सब नहीं थे, उनका आंदोलन था। और सभी से अनुरोध है कि कम शब्दों में सर प्रतिक्रिया दीजिए ना, क्योंकि समय की सीमा है। योगी राज जी, संक्षेप में अपना रिएक्शन दीजिए। देखिए, कोई कितनी भी सफाई दे, ये क्लियर कट है, इतिहास गवाह है, उदाहरण गवाह है। श्रीलंका जैसे उदाहरण दे के बच थोड़ी सकते हो आप क्या तो भाई भाई को मार रहा, बाप बेटे का कत्ल कर रहा, बेटा बहन से शादी कर रहा है, ये कैरेक्टर बांग्लादेश जो मैं बता रहा हूँ। बाकी चीजों पर हम ना जाए सर। इन बांग्लादेश, बिल्कुल बांग्लादेश, योगी राज जी बांग्लादेश में बात करें हम, ठीक है? आपको बहस कर रहा है दूसरे, ठीक है, ठीक है सैफ मलिक जी, नहीं धर्म के मामले में नहीं सुनूंगा मैं। ठीक है। अरे आप जी बांग्लादेश में बात किसी भी धर्म को टारगेट नहीं कर रहे, आप देश की बात करें, देश की बात कीजिए आप यहाँ पे। योगी राज जी, सिर्फ बांग्लादेश को लेकर टिप्पणी। कोई मेरी धर्म के मामले में बात सुने या ना सुने, मैं इसके लिए थोड़े आया हूँ। ये तो जो कहना बोलूंगा, थोड़ी है जो तो अपने पक्ष धर्म का भी बहस करने का आप खड़े हुए यहाँ पे। मैं तो अपनी बात रखूंगा, बिल्कुल नहीं खड़े हुए आप यहाँ पे। होती हो तकलीफ हो, बात ही नहीं है। धर्म की बात बोली उन्होंने, आप झगड़ा क्यों बोल रहे हैं? क्यों नहीं दिखाइए आप? मुझे नहीं शामिल होना आपको डिबेट वाली बात। जहाँ ऐसे लोग शामिल हो रहे शामिल नहीं होंगे, किया करो। योगी राज जी बांग्लादेश पर रही है ना, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। ये कैरेक्टर है इनका। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं थोड़ा बांग्लादेश पर, सिर्फ बांग्लादेश पर रही है सर। मैं वहाँ की बातें मत कीजिए। मैं तो बांग्लादेश की, ठीक है, ठीक है, एक तो मैंने पूरी, ठीक है, नहीं, लेकिन इस तरह की बातें मत कीजिए सर। देखिए, नेशनल मैंने- लेवल पे इस तरह की आप टिप्पणियां मैंने- करेंगे, ऊपर से जब मैं आपसे रिएक्शन मांग रही हूँ, आप बोल रहे हैं कि यही कारण है। आप धर्म पर मत जाइए ना, हम सिर्फ बांग्लादेश और भारत की परिस्थितियों पर बात कर रहे हैं। देखिए, ना तो मैं किसी के धर्म पे गया, ठीक है, ना मैंने ठीक किसी है। धर्म का नाम लिया। ठीक है योगी यदि राज जी, किसी को इसमें ठीक है। तकलीफ हो रही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से क्या चीजें जहाँ समझ तक- में भी नहीं आती हैं सर। नहीं, समझ में सबको आती, उन्हीं को ठीक नहीं है। आती। नहीं, सब लेकिन समझते हैं आप लोग, मत पूरी बोलिए दुनिया ना, समझ रही है मत इसको। बोलिए आप नहीं, इन सब चीजों को लेकर। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी को ठीक है। समझाने भी नहीं आया। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है, चूंकि ये तो ऐतिहासिक उदाहरण है हमारे सामने। ठीक है ये सर, कोई मैं अपनी लेकिन- मनमर्जी से थोड़ी लेकिन कर रहा हूँ। किसी एक धर्म को, एक मजहब को टारगेट नहीं करना है अरे ना। मैंने धर्म का नाम ही नहीं लिया, ठीक है, पूरी योगी डिबेट में राज नाम जी, नहीं लिया। लेकिन आपसे अनुरोध है, जिस मुद्दे पर हम चर्चा करें उसी मुद्दे पर रहिए, वो ज्यादा ठीक रहता है। इन चीजों को लेकर आप पर्सनल, आपको बातें करनी है, पर्सनल बातें अरे कर मैं सकते हैं। पर्सनल बात करने Please, क्यों आऊंगा यहाँ? ठीक है योगी राज जी। बांग्लादेश की चल रही है, तो बांग्लादेश में बात ये है कि जो वहाँ पे अभी हमारे देश का जो अभी स्टैंड लिया है विदेश मंत्री ने, वो बिल्कुल ठीक है। और वहाँ पे बहुत जल्दी मुझे लगता है कि हिंदू कम्युनिटी को बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा। और इस नीति के तहत हम लोग कहीं ना कहीं अपनी फिर से वो भारत जो अपनी भूमिका है वो निभा पाएगा और बहुत बेहतर स्थिति में हम अपने लोगों को वहाँ ला पाएंगे। भारत तो पहले भूमिका निभा रहा है। ले- भारत लेके आया था ठीक है, हिंदू। योगी राज जी, एक लाइन से बोलूंगा बस मैं। योगी राज जी, सुनिए ना, समय की सीमा में आ रही हूँ आपके पास। जोगेश जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाह रही हूँ इस पूरी परिचर्चा पर। जिस तरह से बांग्लादेश और भारत की परिस्थितियां हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो मैत्रीपूर्ण संबंध पहले थे,
क्या इन परिस्थितियों के बाद वापस वो चीजें हो पाएंगी जो दोनों देशों के बीच में जो समझौते थे, एफटीए को लेकर भी मैंने एक जिक्र किया था, उन समझौतों पर क्या असर अब पड़ने वाला है? क्योंकि दोनों ही भारत देश की इकोनॉमी को अगर हम देखें तो जो एफटीए का समझौता था वहां पर हमने देखा था कि बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट था वो 297% और भारत का जो एक्सपोर्ट है वो 197% के आसपास का बढ़ने वाला था। लेकिन अब क्या परिस्थितियां होने वाली दोनों देशों के संबंधों में? देखिए, दोनों देश जैसे कि भारत का ही एक पार्ट है, रहा है पुराना, और दोनों देश और पड़ोसी देश हैं, दोनों का अपने स्टेटस है। और जहाँ तक धर्म, संस्कृति, मजहब और वहाँ के लोगों का कल्चर का है, तो वो तो उनकी सहनशीलता पर निर्भर करता है कौन कितना वो लेकिन जहाँ भारत की जो विपक्ष का रोल है, ये बड़ा ही विचित्र विडंबना है। ये पता नहीं क्यों भारत में आज तक ये होता रहा है कि वोट देने के बाद आदमी विपक्ष की ओर देखता है। वो एक ये कह सकते हैं कि वो ठगा हुआ महसूस करता है कि मैंने इसको वोट दे दिया तो विपक्ष उसको काउंटर करेगा। लेकिन पता नहीं क्यों कांग्रेस जो है वो विपक्ष का रोल अदा न करके देश हित तो बहुत दूर की चीज है, ऐसा लगता है जैसे देशद्रोहियों का साथ देना शुरू कर देता है। और उसको खुद नहीं समझ में आता है कि उसका क्या दूरगामी परिणाम होंगे। ये चीजें राहुल गांधी जी पहले से हिंट करते रहे हैं। वो अराजकता फैलाना चाह रहे हैं और उसका अगर किसी तरह से ये किस कारण से हुआ ये तो बाद में पता चलेगा, वहां जिस बांग्लादेश में ये घटनाक्रम हुआ है। लेकिन उसको कांग्रेस जो है उसको इस तरह से अगर उसको उपयोग में लेना चाह रही है तो ये पूरे देश देख रहा है इस चीज को कि ये किस तरह से मतलब इनकी राजनीति की आधार स्तर हो चुका है। अब इससे ये पता चलता है कि इन्होंने जो सच्चर समिति की रिपोर्ट 2006 में बनवाई थी, क्या चाहते थे वो 2006 में 5-6 में जो सच्चर समिति इन्होंने बनवाया, अपने आधार पर रिपोर्ट तैयार करवाया, उससे ये क्या करवाना चाह रहे थे? किसी कौम और मजहब की बात नहीं, इंटरप्रिटेशन किसी भी चीज का गलत करके कोई भी रिपोर्ट ऐसी तैयार और करके। वहाँ पर जितने भी आंदोलन हमने देखे हैं, चाहे वो मुक्ति आंदोलन हो या फिर बाकी जितने भी आंदोलन होते हुए आए, क्योंकि मुजीबुर रहमान की जब हम बात कर रहे हैं, जनक उनको वहाँ पर कहा जाता था, राष्ट्रपिता वहाँ के माने जाते थे। आज उनकी मूर्ति के साथ देखिए किस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है। बांग्लादेश में तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है। भारत की संसद में देखिए, फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन के नारे लगाए जा रहे हैं। विषय ये नहीं है आखिर क्यों, क्या फिलिस्तीन में किसकी नानी रहती है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जोगी जी, तमाम ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो सारी चीजें। आज अफवाह करंट से तेज फैलता है इस देश में, जब कोई जिससे कुछ लेना ना देना, आखिर क्या लेना देना है कि दूसरे देश का इतना ज्यादा इफेक्ट इस देश में पड़ जाता है, लोग सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जोगी जी, कहीं ना कहीं अब क्योंकि परिस्थितियां एक मिनट और लूंगा। जातिगत जनगणना की जो रट लगाए हुए हैं, मैं कहता हूँ जातिगत वाली बात नहीं है, जात की बात नहीं है, बात जमात की है। जमात पे फोकस किया जाए कि कौन सी जमात है, क्या जमात है, ये क्या चाहती है, सवाल यही है सर कि वहां पर जो जमाती इस्लाम है, इस्लामिक जमात है, वो वहां से शेख हसीना के जाने के बाद जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट बना रहे हैं, वहां पर जो टारगेट कर रही है, एक बड़ा सवाल है। और वही के जो मैंने पूछा वो यही था ना कि जो वहां के प्रोफेसर खुद ही ये बोल रहे हैं कि 30 सालों में जो हिंदू आबादी है वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब हम यहाँ पर देखें, 1 करोड़ जो हिंदू आने की बात की जा रही है पश्चिम बंगाल में, क्या अब उनके आने के बाद भी हिंसा भड़क सकती है? क्योंकि इसको लेकर भी अब चिंता जताई जा रही है। और वहां पर जो हिंदू हैं, वहां पर जो भारतीय हैं, 19,000 लगभग भारतीय थे, 7,000 भारतीय वापस आ चुके हैं, और जो बचे हुए भारतीय हैं उनको लाने के लिए सरकार क्या कर रही है, इस पर नजरें जो है वो बनी हुई है। और केंद्र सरकार का अब अगला कदम बांग्लादेश को लेकर क्या होने वाला है, इस पर तमाम नजरें जो है वो बनी हुई है। आप सब मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।